हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारी मास्टर सीरीज की ये आज छठी क्लास है और DSSB-PRT प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग लगा रहे हैं चैप्टर वाइज CDP के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड चैप्टर हमारा अभी चल रहा है और उसमें लगभग 300 से भी ज्यादा क्वेश्चन है और हमने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं सेकंड चैप्टर के। अब हम आगे के क्वेश्चंस को आज लगाएंगे। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पूछा गया है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज यहाँ पर करेक्ट रिगार्डिंग डेवलपमेंट। तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए फटाफट से। विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बच्चे का संस्कृति ग्रहण करना, क्योंकि यह एक जैविक विकास की प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा है कि डेवलपमेंट भी उतना ही मैटर करता है जितना कि बच्चे के लिए उसका कल्चर एक्वायर करना। ठीक है, क्योंकि ये तो एक बायोलॉजिकल ग्रोथ का प्रोसेस है। तो पहला ऑप्शन तो ये हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या डेवलपमेंट इतना ही जरूरी है जितना कि संस्कृति? तो बिल्कुल सही बात है भाई। बिना विकास के बच्चे का यहाँ पर आप उसको कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। ठीक है, तो विकास के बिना तो बच्चा अपने आप में अधूरा है और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी है, ये भी आप सभी जानते हैं। तो इतना जानते हैं तो अगला ऑप्शन आप लोग पता कर लेंगे कि सही है या गलत है। अगले ऑप्शन में पूछा है परिवर्तन, निरंतरता और स्थिरता विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। अब बता दीजिए कि यहाँ पर क्या ये कहना सही है कि चेंजेस, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई विकास में परिवर्तन भी होता है समय के अनुसार, है ना, और निरंतर चलती भी रहती है ये प्रक्रिया। स्थिरता विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये शामिल होती है। ठीक है, और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, बहुआयामी है ना, बहुदिशात्मक हमारा विकास होता है, परिवर्तन होता रहता है समय समय पर। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें नहीं आ गया है, इसलिए इसको हम बाहर कर देंगे। तो केवल ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने 52। इसमें पूछा गया है विकास की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, विकास की अवधि के संबंध में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। प्याजे शैशवावस्था की गुदा और फालिक अवस्थाओं और प्रारंभिक बचपन की एडिपस अवस्था का वर्णन करता है। क्या ये प्याजे ने बताया था कि बचपन में लड़कों के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लड़कियों के अंदर एडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में, है ना, और गुदा और फालिक अवस्था जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं एनल एंड फैलिक स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी, है ना। तो क्या ये प्याजे ने बताई थी? आप ही सोचिए, तब तक हम अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है वाइगोत्स्की ने शैशवावस्था अवधि के रूप में संबद्धता और मध्य बचपन अवधि के रूप में अधिगम जैसी अवस्थाओं की एक श्रृंखला अभिलक्षित की है। हिंदी थोड़ा सा ना टफ करके लिखा रहता है, तो मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में भी समझा देती हूँ। इसमें बताया गया है कि वाइगोत्स्की कैरेक्टराइज्ड ए सीरीज ऑफ स्टेजेस लाइक अफेक्शन एज इन्फेंसी पीरियड एंड लर्निंग एज मिडिल चाइल्डहुड पीरियड। तो बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही है। देखो, वाइगोत्स्की के बारे में यहाँ पर बिल्कुल सही कहा गया है। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की ने ही यहाँ पर इन अवस्थाओं के बारे में बताया था। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों पहले ऑप्शन की, तो ये सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो एनल और फैलिक स्टेजेस होती है ना, गुदा और फालिक अवस्था, ठीक है, शैशवावस्था में, इसके बारे में आपको ध्यान हो तो प्याजे ने नहीं, फ्रायड महोदय ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था? फ्रायड महोदय ने बताया था, ना कि प्याजे ने। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये चीज ध्यान रखना है। प्याजे ने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक होगा, बाकी गलत है।
ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? मध्य बचपन में सामाजिक और जैविक चिन्हों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, पहला ऑप्शन देखते हैं। दूध के दांतों के बदलने पर प्रथम वयस्क दांतों का फटना मतलब निकलना। दूसरा ऑप्शन है 5 तथा 7 वर्ष की आयु के बीच मस्तिष्क का जो विकास है वो बहुत तेजी से होता है, खासकर फ्रंटल लोब के क्षेत्र में। आप बताइए फटाफट से, क्या है आपके अनुसार इसका सही जवाब? तो बिल्कुल गाइस, दोनों ही कथन एकदम ठीक है। पहले में जो बताया गया है कि जो बच्चे के दूध के दांत होते हैं ना, मिल्क टीथ होते हैं, उनके रिप्लेसमेंट में किसका अरप्शन होता है? अडल्ट टीथ का। ठीक है, तो यहाँ पर दूध के दांत के बदले कौन से निकलते हैं? वयस्क या अडल्ट टीथ निकलते हैं। तो बात तो बिल्कुल सही है, मध्य बचपन की अवस्था में, तो बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देख लो, जिसमें बताया गया है कि जो बच्चे का विकास होता है वो बहुत ही रैपिडली डेवलप करता है एट द एज ऑफ या बिटवीन द एज ऑफ 5 to 7 ईयर्स। तो ये भी बिल्कुल सही इन्होंने बताया है। तो यानी दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 54 आपका क्वेश्चन नंबर, जिसमें पूछा गया है शैशवावस्था को संवेदी गत्यात्मक विकास की अवस्था किसने कहा है? आई होप सो इसका आंसर आप बड़ी इजीली कर पाएंगे। किसने कहा है जल्दी से बता दीजिए। तो सेंसरी मोटर स्टेज है ना, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, फॉर्मल, ये सारी की सारी स्टेजेस किसने दी है? प्याजे ने दी है। इन 4 स्टेजेस के बारे में किसने बताया था? प्याजे ने, जिसमें पहली कौन सी थी? संवेदी गामक अवस्था, है ना। फिर इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरीके से 4 अवस्थाएं इसके बारे में बताई है। संवेदी गामक अवस्था में क्या होता है कि बच्चा अपनी जो उसके सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से बच्चा सीखता है। हाँ, और वस्तुओं की पहचान करता है ना। वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो भी इसी अवस्था में पाया जाता है, जो कि पहली स्टेज है पियाजे के द्वारा बताई गई। बच्चा बड़ों का अनुकरण करने लगता है, चीजों को इधर उधर फेंकने लगता है। तो ये सारी चीजें इसी में आ जाती है फर्स्ट स्टेज में। अगला क्वेश्चन है, भावनात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पर बात करी गई है भावनात्मक विकास के बारे में। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। मोरल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट। पहला ऑप्शन है, बहुत छोटे शिशुओं में भावनात्मक स्थितियां होती है और वे दूसरों की भावनात्मक अभिव्यक्तियों की नकल भी करते हैं। क्या आप इससे सहमत है? तब तक अगला ऑप्शन देखते हैं। पूर्व स्कूली बच्चे अपनी और दूसरों की भावनाओं के बारे में बात करने के लिए भावनात्मक लेबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे दोनों के दोनों ऑप्शंस। जल्दी से फटाफट आप बताइए आपके अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। तो बिल्कुल दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं, शैशवावस्था में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब उनके सामने कोई बड़ा बैठ करके हंसता है ना, तो हंसना, रोना, गुस्सा करना, ये सभी क्या है? भाव है ना। तो वो बड़े को देख करके वैसा ही फेशियल एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करता है कि सामने वाला अगर हंस रहा है तो वो भी हंसेगा, है ना। अगर कोई रो रहा है उसको देखकर वो रोने लग जाता है। तो ये क्या है कि बच्चे में जन्म से ही कुछ भाव होते हैं, जैसे घृणा का, प्रसन्नता का, है ना। और आप कह सकते हैं कि जब वो दुखी होता है तो रोकर अपनी चीजों को जाहिर कर देता है। बिल्कुल। तो और कैसे पता चलता है कि बच्चे के अंदर जन्मजात ये भाव पाए जाते हैं? क्योंकि उनके शरीर की जो मुद्राएं होती है, जिस तरीके से वो अपने भावों को प्रकट करते हैं, ठीक है, अभिव्यक्ति करते हैं उनकी, तो वहां से हम उसका पता लगा सकते हैं। शिशु के चेहरे के भाव से ही वो प्रथम संवाद करता है, क्योंकि बोलना तो बच्चे को आता नहीं है ना। रो करके जता देगा कि भूख लगी है ना। रोने से ही ये पता चल जाएगा कि बच्चे को कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। हंस रहा है तो यानी बढ़िया है, स्वस्थ है। तो इस तरीके से। और दूसरे ऑप्शन में क्या बात करी है, ये भी बिल्कुल सही है कि स्कूली बच्चे भावनाओं के बारे में बात करने के लिए भावनात्मक लेबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे चीखने, रोने और झल्लाने, नखरे दिखाने जैसी भावनाओं से अपने बात की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपके सामने आपका अगला सवाल, जिसमें पूछा गया है पियाजे सिद्धांत के अनुसार शिशु का पर्यावरण
के साथ प्रारंभिक संबंध डैश होता है। जो पर्यावरण के साथ उसका संबंध होता है वो प्राइमरी होता है, एलिमेंट्री होता है, या फिर थ्रू सिंपल रिफ्लेक्सेस, सरल प्रतिवर्तों के माध्यम से होता है। तो दोस्तों, जो बच्चे का शिशु का पर्यावरण के साथ संबंध होता है, इन्फेंट का एनवायरनमेंट के साथ जो इनिशियल कनेक्शन होता है ना, वो एलिमेंट्री भी होता है और साथ ही साथ थ्रू सिंपल रिफ्लेक्सेस की हेल्प से भी होता है। तो यानी दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट से, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 57। ये भी 2022 में ही पूछा गया क्वेश्चन है DSSP-PRT का। देखते हैं क्या पूछा है। वाइगोत्स्की का कहना है कि एक बच्चा भाषा कार्यों को विकसित करने में 3 अवस्थाओं से आगे बढ़ता है। किसने कहा? वाइगोत्स्की ने कहा। अब हमें देखना ये है कि इनमें से वो कौन सी 3 अवस्थाएं है। ठीक है, बाय द वे आप यहां पर अगर इंग्लिश में देखेंगे तो क्वेश्चन डिफरेंट है, क्योंकि इसमें कहा गया है कौन सी वो स्टेज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज स्टेज, यानी 3 तो है इनमें, एक नहीं है। एक बार पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला है सामाजिक भाषण। क्या सामाजिक भाषण के बारे में वाइगोत्स्की ने कुछ बात करी थी सोशल स्पीच के बारे में? तो बिल्कुल करी थी भाई, सोशल स्पीच के बारे में। नकारात्मक भाषण या नेगेटिव स्पीच के बारे में कहीं आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ा? नहीं पढ़ा। अहम केंद्रित भाषण, जिसको हम इनर स्पीच या ईगोसेंट्रिक स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं, तो इसके बारे में भी इन्होंने बात करी थी। इनर स्पीच के बारे में बात करी थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव स्पीच के बारे में कोई बात नहीं की। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही पूछा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख लेना चाहिए, पेपर के टाइम पर भी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? ठीक है, सही ढंग से सुमेलित है ये पूछा है। पहला ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य, यानी शिक्षण की आगमनात्मक विधि है ये। जब हम पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं तो क्या ये इंडक्टिव मेथड के अंदर आएगा? और ऑप्शन बी में कहा है अमूर्त से मूर्त। अमूर्त से मूर्त ये शिक्षण की निगमनात्मक विधि है, यानी डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग है। आप बताइए क्या दोनों सही है या फिर केवल एक? कोई जल्दी से आंसर करिए। आगमनात्मक विधि के बारे में आई होप आप सभी जानते होंगे। इंडक्टिव मेथड के बारे में क्या होता है, पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद उसके नियम के बारे में बच्चे को जानकारी दी जाती है। और निगमनात्मक विधि में क्या होता है, पहले तो उसे नियम समझाया जाता है, कोई भी थ्योरी समझाई जाती है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है। तो जब हम बात करते हैं आगमनात्मक विधि की या इंडक्टिव मेथड की, तो इसमें कौन कौन से यहाँ पर आ जाएंगे? एक तो विशिष्ट से सामान्य, ये भी आ जाएगा। स्थूल से सूक्ष्म आ जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना, जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये सारे के सारे किसमें शामिल है? आगमनात्मक विधि में शामिल है। ठीक है, लेकिन जब इसका उल्टा कर देते हैं, उसमें तो मैंने क्या बताया कि जब हम मूर्त जो कि बच्चे के सामने प्रेजेंट है और जो नहीं है उस पर बाद में जाते हैं अमूर्त की तरफ। ठीक है, तो ये तो आगमनात्मक में होता है, लेकिन जब हम पहले बच्चे को क्या करते हैं, अमूर्त चीजों से उसको रिलेट करवाते हैं और फिर बाद में मूर्त चीजें दिखाते हैं। यानी पहले हमने बता दिया कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, और फिर हमने सामने किसी बच्चे को दिखा दिया कि जैसे ये है राम, इसका नाम राम है, तो ये भी एक संज्ञा है, ये भी नाउन है। ठीक है, तो यानी फिर उसको क्या बना दिया, मूर्त बना दिया। तो ये यहाँ पर इस तरीके से हमारा, आपको क्या लगता है दोनों ऑप्शन ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब हम उसे कॉन्क्रीट रूप में बाद में दिखाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, तो ये दोनों ही ऑप्शन अपने आप में ठीक हो जाएंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है आपके सामने, खोज अधिगम पूछताछ आधारित निर्देश की एक विधि है। खोज अधिगम को हम क्या कहते हैं, डिस्कवरी लर्निंग। तो ये एक मेथड है इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन का। आगे कहा गया है यह विधि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, सक्रियता का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस यानी उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का सिद्धांत। अब बताइए फटाफट से किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? खोज आधारित अधिगम या डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है, बच्चा खुद से
चीज़ों की इंक्वायरी कर करके, है ना, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स होती है, डाउट्स होती है, उसके बारे में इंक्वायरी करके उसके बाद सीखता है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, इसके क्या होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो ये दोनों उसकी प्रिंसिपल्स में ही आएंगे, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी और प्रिंसिपल ऑफ पर्पसफुल एक्सपीरियंस, ये दोनों ही सही है, ठीक है, ये दोनों ही जरूरी है। किसके लिए, डिस्कवरी लर्निंग के लिए। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग आ जाता है ना, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम नोन टू अननोन आ जाएगा, और सर्चिंग फॉर अल्टरनेटिव। ये कुछ सारे प्रिंसिपल्स हैं जो भी मैंने बोला, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे ही प्रिंसिपल्स शामिल होते हैं किसमें, डिस्कवरी लर्निंग में। तो ये दोनों ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 60। किशोर अवस्था के दौरान मोटर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकदम सही है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही है, चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है द फिजिकल एंड्योरेंस इंक्रीज सब्सिक्वेंटली इन लेटर एडोलेसेंस, यानी बाद की जो किशोर अवस्था होती है उसमें शारीरिक तितिक्षा अंततः बढ़ती जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला ऑप्शन, द स्केलेटल ग्रोथ डज नॉट अकर प्राइमरली ड्यूरिंग द एडोलेसेंस पीरियड, कि जो कंकालीय वृद्धि है वो मुख्य रूप से किशोर अवस्था की अवधि के दौरान नहीं होती है। क्या कहेंगे आप, क्या बच्चे के जो स्केलेटल ग्रोथ है वो नहीं होती है एडोलेसेंस में? क्या बात कर दी भाई, ऐसा थोड़ा ही ना होता है, एडोलेसेंस में तो होती है, एडोलेसेंस के बाद नहीं होती, ठीक है। कंकालीय वृद्धि यानी जितनी उसकी हाइट बढ़नी होती है वो बढ़ जाती है उस टाइम तक। तो ये कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि किशोर अवस्था में इसमें वृद्धि देखी जाती है। तो दूसरा ऑप्शन तो हमारा एकदम गलत हो गया। और पहले में क्या कहा है कि बच्चे किशोर अवस्था के बाद की किशोर अवस्था में जो उसकी शारीरिक एंड्योरेंस है, फिजिकल एंड्योरेंस है, वो निरंतर बढ़ता रहता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। ये एकदम सही है, पहले वाले ऑप्शन के साथ ही हम जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, सारी क्लियर है सर, सारे के सारे क्वेश्चन जितने हमने आज करे। तो अगर आपको अच्छे से सारी चीज समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए, और अपने दोस्तों को भी आपको शेयर जरूर करना है, ताकि हम लोग इस क्लास की और जो है इसके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी बढ़ाएंगे साथ साथ, और फटाफट से सारे चैप्टर्स को पूरा कर लेंगे। जब तक आपका नोटिफिकेशन आए हम इसको पूरा कवर कर लेंगे दोस्तों। और फिर आपको बस यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट रह जाएगा कराना, जिसको हम तुरंत ही स्टार्ट कर देंगे जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का। उससे पहले, क्योंकि काफ़ी सारे प्रीवियस पेपर है आपके, उन सभी को आपको लगा लेना है बहुत अच्छे से, जिनमें मैं आपकी हेल्प कर भी रही हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।